नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का सुप्रीम कोर्ट के हमारे लेक्चर की 10 मिनट की समरी में। फुल्ली अप टू डेट लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं बहुत शानदार पावर पैक कोर्स में। 150 लेक्चर का ये पूरा कोर्स मैं कंडक्ट करता हूं। पॉलिटी के हमारा ये दूसरा मॉड्यूल है। पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये लेक्चर 41 है। पावर पैक कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज के आज ज्वाइन करें, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। इसके साथ में पावर ऑफ 10 की एडिटोरियल एनालिसिस भी आपको पैरेलल में मिलती है। टोटल 16 मॉड्यूल्स हैं। पूरा कोर्स में A to Z पढ़ाता हूं। इंटीग्रेटेड लर्निंग आपकी बहुत शानदार होती है। ये इस मॉड्यूल के 12 लेक्चर। आज हम आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट पर। तो इस फुल्ली अप टू डेट लेक्चर में आज हमने क्या पढ़ाया, आइए आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट का पूरा शेड्यूल। काफी वास्ट शेड्यूल है। रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो आज जो पहली चीज हमने पढ़ाई इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि कानून का राज, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल ऑफ द रूलर या रूल बाय लॉ, इसके बीच के बहुत फाइन डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि रूल ऑफ लॉ, कानून के राज को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती हुई कंट्री में, चलाई जाने वाली कंट्री में टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ऐसा ही तो होता होगा। लेकिन ये तो सब अभी अभी हो रहा है ना। 150, 200, 300 साल पहले तो दुनिया बहुत अलग थी। और आज भी चाइना और रशिया में आप देखेंगे तो वहां कोई कानून का राज तो है नहीं, एक आदमी का राज चलता है। फॉर्चुनेटली भारत में वो स्थिति नहीं है। तो इसको बारीकी से समझना ये बड़ा आवश्यक है, कानून के राज को, और उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से ये होता है। साथ में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स होता है, कानून का शासन सूचकांक, जिसमें परीक्षा में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ये पूरा लेटेस्ट अप टू डेट हमने आपको यहां पर पढ़ाया। कौन से 8 पैरामीटर्स पर होती है। भारत की रैंकिंग समय समय पर जो बदलती रही, 2015 से 2021, वर्तमान में 79 भारत का रैंक है। उसके बाद संवैधानिक नैतिकता की बात हुई। तो संवैधानिक नैतिकता के बारे में डॉक्टर आंबेडकर ने पहले भी ये वार्निंग दी थी कि ये एक नेचुरल इमोशन नहीं होता है, इसे कल्टीवेट किया जाना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मूल अर्थ यह है कि संविधान में दिए हुए ढांचे की मोरालिटी को जमीन पर एग्जीक्यूशन लेवल पर उतारना और उसका संरक्षण करना, भले ही वो सोशल मोरालिटी से खिलाफ जाए, भले ही वो मास मोरालिटी से खिलाफ जाए, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुपरसीड करेगी सब चीजों को। नहीं तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना, फिर तो रूल ऑफ मॉब होगा, रूल ऑफ मासेस हो जाएगा, रूल बाय लॉ हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पूरा कॉन्सेप्ट और किस प्रकार से कंप्लीट जस्टिस का जो एक सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी हुई है, उसके ऊपर हिंदू में एक बहुत ही खूबसूरत लेख आया था कलीश्वरम राज का, वो हमने पूरा बहुत अच्छे से समझाया। आर्टिकल 142 को यूज करना या नहीं करना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या कमियां रही हैं। उसके बाद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के बेसिक्स में उसका इतिहास क्या है, संविधान उस बारे में क्या कहता है। जब यह स्थापित हुआ था 28 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त कितने समय तक कौन सी बिल्डिंग में काम किया, बाद में कहा, और ओरिजिनली हिस्ट्री क्या है अंग्रेजों के जमाने से, उस चीज को समझते हुए हम आगे बढ़े। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को समझना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली जुडिशरी जो है इंटरप्रिटेशन का काम है, लेकिन उस इंटरप्रिटेशन के काम में उनका लिखा हुआ कानून बन जाता है, और इसलिए ये बहुत बड़ी ताकत है। देखिए सिंपल सी बात है, आप एक हार्ड मास के आदमी को माय लॉर्ड बोलते हैं, तो आपने प्रैक्टिकली उसको भगवान का दर्जा तो दे ही दिया एक इंसान को। तो जजेस को अगर आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो नेचुरली उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली इंडिया में काम भी मोटे तौर पर तो अच्छा ही किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी बात हुई, और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के साथ में रिटायरमेंट एज को लेके एक पूरा कंपैरिजन भी बताया कि कैसे अमेरिका में रिटायरमेंट की एज ही नहीं होती है और भारत में सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज फिक्स है। फिर अगले लेक्चर में जब हम हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का क्या रिश्ता है, क्या हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस बारे में आपकी क्या राय बता सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आर द हाई कोर्ट सबऑर्डिनेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, बताइएगा। इसका बहुत अच्छा आंसर दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा, एकदम से यस मत बोलिएगा, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है ये बड़ा यूजफुल है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी वर्किंग के ऊपर सारे उसके जितने ज्यूरिसडिक्शंस हैं, ओरिजिनल, एपेलेट, रेट, एडवाइजरी, रिवाइजरी, गार्जियन, काफी सारे मेरे हैंड रिटन नोट भी मैं इसमें यूज करता हूं।
और उसके बाद स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, किस प्रकार से इसका पूरा ढांचा है, कैसे इसमें काम होता है, संविधान के कौन कौन से हिस्से इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये जो पूरा इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हैंड रिटन भी इसमें बारीकी से समझाने में हायरार्की बहुत काम आती है। अब आजकल जिस तरह के सवाल आने लग गए हैं तो थोड़ा सा लीगल साइड पर भी समझाना जरूरी हो गया है, तो वो सब बराबर किया। उसके बाद क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, तो कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी का जो पूरा झगड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया एनजेसी कानून को, डाइवर्सिटी का जो इशू है उस सब के ऊपर काफी बातें हुई, क्योंकि आजकल इन चीजों पे खुल के चर्चा होने लग गई है, पहले नहीं हुआ करती थी। तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, यूपीए सरकार लाने की कोशिश की, नहीं ला पाई, एनडीए की सरकार 2015 में कानून बना के ले आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। और उसके पीछे का मेन तर्क ये था कि चीफ जस्टिस की जो प्राइमेसी है जजेस के अपॉइंटमेंट में हायर जुडिशरी में, एनजेएसी जो है वो चीफ जस्टिस की प्राइमेसी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, और इसलिए हम एनजेएसी को उड़ा रहे हैं। तो ये ताकत जुडिशियल रिव्यू की बहुत जबरदस्त ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास में, और कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है उसके पास से। कॉलेजियम सिस्टम में जो चीफ जस्टिस होते हैं और 4 अगले सीनियर जजेस, वो मिलके सब कुछ तय करते हैं। समझ में आया आपको? फिर उच्च न्यायालय में जो डाइवर्सिटी है वो कैसी है, क्या है, इसका पूरा का पूरा एक कवरेज, क्योंकि इस पर आजकल चर्चा काफी होती है। और उसी तरह सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, ट्रायल कोर्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज, विमेन, इनका कहां क्या प्रतिशत है, बहुत ही इंसाइटफुल है ये। इससे देख के आपको समझ में आता है कि समाज के किन किन तबकों को मौके मिले, किन तबकों को आज भी मौके नहीं मिल पाए। डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी जो अंतिम स्पीच दी थी संविधान सभा में, उसमें उन्होंने कौन सी 3 वार्निंग्स दी थी, ये बड़ा पढ़ने लायक है, जो 3 चेतावनियां डॉक्टर आंबेडकर ने दी थी। सारे चीफ जस्टिस की कंप्लीट लिस्ट, और अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित जो अपॉइंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद टोटल केसेस कितने पेंडिंग हैं, क्यों पेंडिंग हैं, इनको कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के सामने कितने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं। तो जस्टिस रमन्ना जब बने थे चीफ जस्टिस, तब ये उम्मीद थी कि वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना के समाप्त करेंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का केस पूरा का पूरा पेंडिंग छोड़ के जा रहे हैं। आर्टिकल 370 रिवोक करना का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करने वाली पिटीशंस वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। ऐसे कम से कम 8 से 10 बड़े मामले हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंट सुनवाई बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बरस बीत गए और सुप्रीम कोर्ट उस बारे में देखना नहीं चाहता है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को चिंता है फ्रीबीज की, कि भारत में फ्रीबीज आ रहे हैं तो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस हैं। और रमन्ना साहब ने आज ही बोला कि भाई इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई ऑर्डर तो नहीं दे सकता, लेकिन इसको एग्जामिन तो कर ही सकता है, एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। पार्ट 5 द यूनियन जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। अलग अलग आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, मैं एक बार इसकी बेयर रीडिंग तो करवा ही देता हूँ क्लास में, ताकि स्टूडेंट्स को एक बेसिक सेंस रहे कि भाषा क्या है किस पर्टिकुलर आर्टिकल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गया? उसके बाद दोस्तों ये सब देखने के बाद, ये आपको रटना नहीं है, और इसमें जो आर्टिकल 142 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अल्टीमेटली एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा, डूइंग कंप्लीट जस्टिस, ये हमारे संविधान ने जो उच्चतम न्यायालय को ताकत दी है ना, कि भाई संपूर्ण न्याय करने के लिए जो आवश्यक हो तुम कर सकते हो। नॉर्मली दुनिया में बहुत कम सुप्रीम कोर्ट्स के पास इतनी व्यापक ताकत होती है, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट काफी लकी है इस मामले में कि हमारे संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की जो ताकत दे रखी है वो बहुत ही जबरदस्त ताकत दे रखी है। एनीवे, उसको यूज करना नहीं करना ये तो उस वक्त के सीजीआई के ऊपर ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को फिर से समझे, जो हमने आपको पहले चार्ट भी दिखाया था, और इन सभी ज्यूरिसडिक्शन की जो बारीकियां होती हैं उनको देखते 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 आगे चले। उसके बाद आपको पता ही है गोल्डन ट्रायंगल का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों को जोड़ के देखना, ये सुप्रीम कोर्ट ने 40 से 45 साल में इवॉल्व किया। क्योंकि पहले क्या होता था, इन तीनों को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रखते थे। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस आए कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इन तीनों को जोड़ के एक कॉमन सेंस में देखना ही पड़ा, गोल्डन ट्रायंगल। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक रेडी रेकनर मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, ये बड़े मजेदार होते हैं। और ये सारे फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 226 जो है किस प्रकार से हाई कोर्ट्स के पास रिट जारी करने की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है।
और कैसे आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन तो पूरे लिखे गए, हाई कोर्ट्स के नहीं लिखे गए, क्योंकि वो तो 100 साल पहले से चलते चले आ रहे थे। तो इन दोनों को लेके लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, वो सारा इसके अंदर लेक्चर में दूर किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझाते हुए और जुडिशियल रिव्यू कहां कहां से फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, वो बताते हुए आगे जाते 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 फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूरा डिस्कस किया, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर बात की, और फाइनली आते 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 फिर हमारा ये बड़ा शानदार मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, तो जो अलग अलग एडिटोरियल्स आते रहते हैं समय समय पर, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जो पढ़ना आपके लिए जरूरी है उन पे 2-2 3-3 पेज का यहां पर नोट्स आगे बना के दिए हैं। तो ये हमारा लेक्चर 4 था सुप्रीम कोर्ट सीरीज में, लेक्चर 41। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज के आज हमारा कोर्स ज्वाइन करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ ये समरी यहीं समाप्त करते हैं। सारी समरीज एक प्लेलिस्ट में बढ़िया दी हुई हैं, आप देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उससे 10 गुना फायदा होगा, और हर मॉड्यूल का पहला लेक्चर हम पूरा पूरा रिलीज भी कर रहे हैं। कुछ समय बाद हम आपको अगले लेक्चर की भी इसी तरह समराइज जानकारी देंगे। नमस्कार, जय हिंद।